यह 4 जुलाई 1969 की रात है। 10:45 बजे और एक युवा जोड़ा कैलिफोर्निया के वैलेजो में एक सुरक्षित प्रेमी लेन में पार्क किया हुआ है। अचानक एक खतरनाक आकार अंधेरे से बाहर आता है। उनकी आंखों में एक लाइट फ्लैश करता है। जोड़ा डेविड फाराडे और बेटी लू जेनसन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हत्यारे की गोलीबारी उनकी जिंदगी को समाप्त करती है। 17 वर्षीय डेविड को और 16 वर्षीय बेटी लू को मार देती है। गोलीबारी और चीखें रात के हवा में एक हिलारी की गहराई छोड़ती हैं। जुलाई 5 की सुबह देश एक सबसे प्रसिद्ध अपराधी के मामले को देख रहा है, जिसका निपटारा नहीं हुआ है। दृश्य एक उलझे हुए सपने की तरह खुलता है। गोली से छेद हुए कार दरवाजे खुले हुए हैं और पावड़े पर फूटी हुई ग्लास के टुकड़े फैले हुए हैं। एक अंधेरे हरे 1968 चेवी को देखा जा सकता है, जो कि पास में छोड़ दिया गया है, जिसका लाइसेंस प्लेट नंबर अभी भी अटैच है। वैलेजो पुलिस विभाग और चिकित्सा कर्मियों जल्द ही पहुंचते हैं। शाम की रात में चीखों की आवाज के जवाब में दूर से बढ़ती पुलिस की सायरन की आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती हैं। जब दृश्य की वास्तविकता स्पष्ट होती है, 2 युवा जिंदगियां कठोरता से कट गई हैं। डेविड फाराडे अपने काले बालों और निर्दोष चेहरे के साथ अपने कार के हुड पर लेटा है, खून से लथपथ और जीवित नहीं। बेटी लू जेनसन का शरीर पीछे की सीट पर कुचला हुआ है, हत्यारे की ठंडी गणना का शिकार। डेविड की जिंदगी पूरी तरह से वादा भरी थी, एक दुर्भाग्य से कट गई थी, एक अजनबी के क्रूर कार्यों द्वारा। एक एक बुलेट वाउंड साइड ऑफ हेड, एक निष्पक्ष निषेध का वार जिसका उद्देश्य चुप्पी थी। उसकी आंखें शॉक में फ्रीज हो गई हैं। डेविड का चेहरा स्थायी भय के साथ चित्रित है। अपराध स्थल की क्रूरता हत्यारे के चरित्र के बारे में बहुत कुछ कहती है। एक युवा महिला जो कि पास में पार्क की गई थी, चीखती है जब वह हिंसा पर आती है, असमर्थ है कि वह क्या देख रही है। उसकी मदद के लिए चीखें उसकी खुद की रोने की आवाज से दब जाती हैं। एक गोलीबारी हुई है, वह फटाकती है। एक पासबंदी को फोन करते हुए उसके शब्द लगभग समझ में नहीं आते हैं। भयभीत ड्राइवर जो कि घटना के बाद देखते हैं, जल्दी से 911 पर कॉल करते हैं, प्राधिकरणों को इस विपत्ति की जानकारी देते हैं। गवाहों को एक तेजी से चलने वाली कार की आवाज याद आती है, जो वैलेजो के कोलंबस पार्कवे पर पश्चिम की ओर जा रही है। ज़ोडिएक किलर के मामले का केंद्रीय व्यक्ति आर्थर ली अलेन था, एक 39 वर्षीय व्यक्ति जो कैलिफोर्निया के वैलेजो में रहता था। वह एक दोषी से बच्चा देखभाल करने वाला था और कुछ पीड़ितों के पड़ोसी थे। अलेन का घरेलू जीवन अस्थिर था, क्योंकि वह तलाकशुदा था और उसकी पूर्व पत्नी ने एक अन्य राज्य में स्थानांतरित कर दिया था। वह अधिकांश दिन एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में एक सफाईकर्मी के रूप में बिताता था, जहां वह जाना जाता था कि वह मित्रवत और संपर्क करने योग्य है। स्थानीय लोगों ने उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जो अक्सर स्थानीय पूल हॉल में घूमता था। अलेन का दैनिक जीवन अपने छोटे बेटे स्टीवन की देखभाल करने और स्थानीय पूल हॉल में समय बिताने में शामिल था, जहां वह पिनबॉल खेलता और दोस्तों के साथ सामाजिक होता था। वह एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में एक सफाईकर्मी के रूप में एक नौकरी रखता था, जिसे वह कई वर्षों तक काम करता था। अलेन की व्यक्तित्व को शांत और संगठित के रूप में वर्णित किया गया था, और जिन लोगों ने उसे जाना था ने कहा कि वह एक सामान्य व्यक्ति जैसा दिखता था, जो हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसके पास पिछले वर्षों में कुछ प्रकार के पेडोफिलिया के लिए एक प्रतिष्ठा थी, जिसे उसने 1959 में बच्चा देखभाल करने के लिए दोषी ठहराया था।
अलेन का दैनिक कार्यक्रम वेलेजो के छोटे लोगों के लिए बहुत सामान्य था। आर्थर ली अलेन को लोगों के साथ क्या पसंद आया और उन्हें क्या आकर्षित किया, वह यह था कि वह एक सभी के लिए अच्छा व्यक्ति जैसा दिखता था, जो अपना काम अच्छी तरह से करता था और अपने परिवार के साथ था। वह एक मित्रवत व्यवहार और एक आरामदायक भावना के साथ था, जो उसे एक सुखद पड़ोसी बनाता था। अलेन का संबंधित कारक उच्च था, क्योंकि वह किसी भी बड़े समस्या या मुद्दे के बिना जीवन जीता था, जो अक्सर उसके जुड़ाव के मामले में जोरदार था। उसके दोस्त और जान पहचान वाले लोगों ने सोचा कि अलेन जुड़ाव के मामले में जोरदार था, जब उन्हें पता चला कि अलेन जुड़ाव के मामले में जोरदार था। वे उसे एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सोचते थे, जिसके पास कोई भी दुष्ट हड्डी नहीं थी। आर्थर ली अलेन के साथ लोगों के संबंधों का निर्माण विश्वास और परिचितता पर आधारित था। वेलेजो के लोगों के लिए कई वर्षों से जुड़े हुए थे और वे उसे सिर्फ एक मित्रवत और आरामदायक व्यक्ति के रूप में सोचते थे, जो स्थानीय विद्यालय में काम करता था। अलेन ने अपने बचपन के एक दोस्त के साथ विशेष रूप से करीबी संबंध बनाए थे, जो अक्सर उसे ग्लोरी टर्म्स में बात करता था। वह अपनी माँ के साथ भी बहुत समय बिताता था, जो उसे पूरी तरह से प्यार करती थी। अलेन के करीबी संबंध वेलेजो के लोगों के बीच प्रश्न उठाते थे कि क्या वह ऐसे हिंसक अपराधों को करने के लिए क्षमताशील था। जुड़ाव के मामले में जोरदार होने से पहले के महीनों में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में जोरदार होने के मामले में जुड़ाव के मामले में 4 जुलाई 1969 की रात कैलिफोर्निया के शांत शहर वेलेजो में सूरज डूब गया। छोटे निवासी ब्लू रॉक स्प्रिंग्स में एक गर्म पीले रंग की रोशनी को छोड़ गया। हवा में बीबीक्यू और फायरवर्क्स की गंध थी, जैसे कि निवासी देश के जन्मदिन के जश्न में शामिल हो रहे थे। हालांकि उत्सव के माहौल के नीचे एक खतरनाक उपस्थिति छाया में छिपी हुई थी। तापमान थोड़ा कम हो गया था, जिससे यह एक ठंडी गर्मियों की शाम बन गई। कुछ फैले हुए बादल धीरे धीरे आकाश में फैल रहे थे। मामले के घटित होने से कुछ घंटे पहले एक युवा जोड़ा, डेविड फाराडे 17 और बेटी लू जेनसन 16 ने निर्णय लिया था कि वे निवासी क्षेत्र के माध्यम से एक ड्राइव करेंगे। उन्होंने बचपन से एक दूसरे को जानते थे और सिर्फ गर्म गर्मियों की शाम का आनंद ले रहे थे। फाराडे परिवार ने निवासी क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता था, जिन्होंने वहां कई वर्षों से रहने का अनुभव किया था। जोड़े को पुलिस ने आगाह किया था कि वे सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि क्षेत्र में हाल ही में कुछ डकैती की घटनाएं हुई थीं। उन्होंने एक रोमांटिक ड्राइव के लिए ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क की योजना बनाई थी। जब वे पार्क के माध्यम से ड्राइव कर रहे थे, तो एक अंधेरे आकार ने छाया से निकलकर सामने आया। यह स्पष्ट नहीं है कि डेविड फाराडे ने अपराधी की उपस्थिति के प्रति कैसे प्रतिक्रिया की, लेकिन एक बात तय है, वह वाहन को तेज करने का प्रयास किया। अपराधी हालांकि तैयार थे और एक हाथ से एक हाथ गोला से एक ही गोली से गोली दागकर पैसेंजर सीट में गोली मारी, जिससे बेटी लू जेनसन की गर्दन और कंधे में चोट लगी। जोड़े का वाहन फिर से रोड पर तेजी से बढ़ गया, अंततः एक डिच में क्रैश हो गया। डेविड फाराडे को हालांकि विकर्षण हुआ, लेकिन वह विकर्षण से बचकर निकल गया। दृश्य भयानक था, जिसमें कार से चीखें और हड़बड़ाहट के साथ साथ ही विकर्षण हुआ।
इस भयानक अपराध की सबसे हैरान करने वाली विशेषता यह है कि अपराधी ने एक विषम संदेश छोड़ दिया। एक निकटतम फोन पोल पर लाल और नीले रंग के रंग में एक विषम संदेश लिखा गया था। मैंने उन्हें मारा है। मैंने एक आदमी को शूट करने का प्रयास किया था इससे पहले वे घर आए थे। कृपया पुलिस को बताने के लिए 40 सेंट का भुगतान करें। इस अपराध की इस तरह की जघन्यता की क्या विशेषता है? यह इस अपराध को इतना भयानक बनाती है। यह संदेश उन लोगों के दिमाग में अंकित हो जाएगा जिन्होंने इसे देखा था। यह अपराधी के मनोविज्ञान का एक विषम प्रदर्शन है। यह एक अपराधी के मनोविज्ञान का एक विषम प्रदर्शन होगा। यह अपराध का यह एक विषम प्रदर्शन होगा। पुलिस ने 20 दिसंबर 1968 को डेविड फाराडे और बेटी लू जेनसेन की हत्या के बाद अपनी पहली कॉल प्राप्त की। पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन टेप लगाकर और अपनी जांच शुरू की। यह निर्धारित किया गया कि फाराडे की 15 वर्षीय डेट को अपने प्रेमी की हत्या देखने के लिए मजबूर किया गया था और फिर वह भी गोली मार दी गई थी। क्राइम सीन ने एक 22 कैलिबर बुलेट को फाराडे के सिर में लोड किया जो एक छोटी सी टुकड़ी को दरवाजे पर फंसा दिया था। यह छोटी सी सबूत आगे चलकर मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। कुछ दिनों बाद 21 दिसंबर 1968 को झाड़ूवाला हत्यारा ने वेलेजो टाइम्स हेराल्ड को एक गुप्त पत्र भेजकर हत्याओं के लिए जिम्मेदार होने का दावा किया और फिर से मारने की धमकी दी। पत्र में एक क्रिप्टोग्राम शामिल था जो कोडब्रेकर्स के लिए एक चुनौतीपूर्ण पहेली साबित हुआ। क्रिप्टोग्राम को अंततः हल किया गया और जांचकर्ताओं को विश्वास हुआ कि वे एक अत्यधिक बुद्धिमान और गणना करने वाले हत्यारे के साथ निपट रहे हैं। इस शुरुआती पत्र ने समुदाय में एक झटका दिया क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि वे एक श्रृंखला हत्यारे द्वारा आतंकित हो रहे हैं। जब अधिक पत्र झाड़ूवाला हत्यारे से प्राप्त हुए तो जांचकर्ताओं ने उसके विकृत मोडस ऑपरेंडी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अर्थर ली एलन एक 33 वर्षीय दोषी बच्चा दुष्कर्मी था जो झाड़ूवाला हत्यारे के मामले में मुख्य संदिग्ध थे। वह प्रोफाइल में फिट बैठते थे और उनके पास हिंसक व्यवहार का इतिहास था। एलन को पुलिस ने साक्षात्कार दिया और उनकी हस्तलिखित को झाड़ूवाला हत्यारे के पत्रों से तुलना की गई। हालांकि एलन को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया क्योंकि सबूतों की कमी। रिचर्ड गायकोस्की और टेड काजिंस्की को भी कुछ जांचकर्ताओं द्वारा संदिग्ध माना गया था, लेकिन उनमें से किसी को भी झाड़ूवाला हत्याओं से जुड़े किसी भी आरोप में गिरफ्तार नहीं किया गया था। हालांकि कई जांच और सुझावों के बावजूद एलन अभी भी मामले में सबसे लोकप्रिय संदिग्ध बने हुए हैं। 1969 में जांचकर्ताओं को एक सुझाव मिला कि एक आदमी नाम रिचर्ड गायकोस्की एक ओकलैंड, कैलिफोर्निया का समाचार पत्र संपादक झाड़ूवाला हत्यारा था। गायकोस्की की हस्तलिखित पत्रों में मेल खाती थी और वह हत्यारे के प्रोफाइल में फिट बैठते थे, लेकिन कई महीनों की जांच और कई पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद गायकोस्की को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। गायकोस्की का मामला अंततः एक बड़ा लालची साबित हुआ जिससे जांचकर्ताओं को कई महीनों का समय बर्बाद हुआ। यह गलत निर्देश जांचकर्ताओं को अन्य संभावित सुरागों और संदिग्धों की ओर से अपने संसाधनों और श्रम को विभाजित करने के लिए मजबूर किया। बाद में यह पता चला कि झाड़ूवाला हत्यारा उन्हें नकली सुराग और गलत निर्देश भेज रहा था ताकि वह उनकी ट्रेल से दूर हो सके। ज़ोडियक किलर, एक नाम जो हर क्राइम एंट्यूशियस के लिए हिलाने वाली शामियाने पैदा करता है।